अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब। मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, हम इंसान हैं और हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर गिव एंड टेक चलता है। एहसान लिए जाते हैं, एहसान किए जाते हैं, एहसान उतारे जाते हैं और कुछ लोग एहसान फरामोश भी होते हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, ये किसी एहसान फरामोश की कहानी नहीं है, बल्कि एहसान मानने वाले की कहानी है। और उस एहसान मानने वाले ने एहसान उतारने के लिए अपनी औलाद तक कुर्बान कर दी। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर एहसान किया जाए तो एहसान तो एक होता है, लेकिन उसको उतारते उतारते उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो इस बात को मानते हैं कि एहसान बड़ा है और मैंने इसके बदले में जो कुछ किया है वो कम है। जर्मनी का एक शहर है मनहाइम। मनहाइम से कॉल करके मुझे सौलत नाम की एक मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने मुझे एक कहानी सुनाई, जिसकी उम्र इस वक्त 26-27 साल के करीब है और वो पेशे के एतबार से इंजीनियर है। सौलत कहती है कि उसके वालिद साहब, जिनका नाम साकिब है, उनका ताल्लुक़ एक गांव से है और साकिब साहब जो है वो पेशे के एतबार से बार्बर हैं और खाना पकाना भी जानते हैं। उसकी वजह यह दोस्तों कि हमारे पंजाब के अंदर एक रिवायत है, जो हमारे बार्बर होते हैं, हेयर ड्रेसर, यही हमारे शादियों पे और हमारी खुशी गमी के अंदर देगे भी पकाते हैं। तो इनका भी यही काम था और इनका जद्दी पुश्ती ये काम था। साकिब के जो बड़े भाई हैं वो अमजद साहब थे, जो कि हैं भी। अमजद ने अच्छा काम ये किया कि साकिब को अपने साथ ना सिर्फ ये काम सिखाया, ये हुनर सिखाया, बल्कि साथ साथ इसको पढ़ाता रहा। और जब साकिब ने 80s के आखिर में आके जब उसने बीए कर लिया तो उसको पढ़ने के लिए जर्मनी भेज दिया। साकिब की शादी नई नई हुई थी और साकिब अपने भाई की, अमजद की बड़ी तौक़ीर किया करता था। ये अपनी बेगम साहिबा को लेकर जर्मनी चला गया पढ़ने के लिए और फिर इसने जर्मनी आकर बड़ी स्ट्रगल की। पहले मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद इसने कमाना शुरू किया और कमाते कमाते एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि इसके पास दोनों हुनर थे, ये कटिंग भी बहुत अच्छी करता था और पकाता ही बहुत अच्छा था, तो इसने वो दोनों काम शुरू कर दिए। इसकी एक चेन बन गई बार्बर की और दूसरा इसने एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट खोल लिया जो बहुत अच्छा चलने लगा। 4 साल के बाद इसके घर में पहली बेटी पैदा हुई। सौलत कहती है कि मुझे ये सारी कहानी, एक तो कहती मैं देखती आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसकी वालदा इसकी बड़ी अच्छी सहेली हैं और वो इसकी वालदा इसको, सौलत को, ये सारी बातें बताती हैं। लेकिन कुछ बातें वो हैं जो सौलत ने ख़ुद देखी थी, जो इस कहानी में आप सुनने जा रहे हैं। हुआ दरअसल ये कि साकिब साहब को शुरू से ख्वाहिश थी कि उनके घर में बेटा हो और उसकी वजह ये थी कि वो जर्मनी में रहते थे और उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर बेटियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए। उनके ख्याल से बेटियों के लिए यूरोप का ये मुल्क जो है वो मौजू नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। और कई लोग तो ये करते हैं कि जब बेटियाँ हो जाती हैं और थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उनको पाकिस्तान भेज देते हैं, या पढ़ाने के लिए पाकिस्तान भेज देते हैं, या दीनी तालीम के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाता है कुछ अरसे के लिए। तो साकिब साहब की पहली बेटी हुई और इन्होंने अपनी बेगम से इस बात का इज़हार किया कि तुम्हें पता है कि माहौल ऐसा है और मुझे बेटी की ख्वाहिश है। लेकिन सौलत कहती मेरी अम्मा क्या करती, कहती कुछ अरसे के बाद फिर बेटी हो गई और अब्बा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। लेकिन कहती जब मेरी तीसरी बहन पैदा हुई तो अमजद ताया ने फ़ोन करके पाकिस्तान से मेरी माँ को बहुत डांटा और मेरी ताई ने भी बड़ी अजीब व गरीब उनसे बातें की और वो वहाँ से बैठ के उनको कुछ पढ़ने के लिए बताती थी। और वो कहती थी कि मेरी वालदा पढ़ती भी थी, लेकिन वो कहती थी नहीं तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए बेटी पे बेटी पैदा की है तुमने। क्योंकि मेरी ताई के यहाँ 3 बेटे थे, वो कहती थी देखो ये सब मैंने पढ़ाई की थी, मेरे यहाँ तो बेटे हुए हैं और तुम्हारे यहाँ 3 बेटियाँ हो गई। अमजद ताया जो हैं वो उनकी हर बात मेरे अब्बा मानते थे। वो कहते दिन है तो फिर दिन है, वो कहते रात है तो रात है। और इसकी वजह वो हमेशा मेरी अम्मा को ये बताते थे कि मेरे भाई ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझे पढ़ाया, मुझे हुनर सिखाया और मुझे यहाँ पर भेजा और मैं यहाँ आकर सेट हो गया। इसी वजह से सौलत कहती है कि मेरे अब्बा ने मेरे ताया को घर बना के दिया, उनको कारोबार करवा के दिया और उसके बाद
उनके बच्चों का सारा ख़र्चा वो तोहफ़े वगैरह बेचते थे, ख़र्चा उठाते थे, और फिर एक गाड़ी भी ख़रीद कर दी। ये तमाम चीज़ें उन्होंने इसलिए की थी कि अमजद ताया ने मेरे अब्बा को जर्मनी भेजने में उनकी मदद की थी। लेकिन उसके बावजूद कहती मेरे अब्बा का कहना ये था कि ये वो एहसान है जो सारी ज़िंदगी उतरेगा नहीं। कहती अमजद ताया के 3 बेटे और हमारी 3 बहनें। कहते हमें एक दिन अब्बा को कॉल आती है कि जी तुम 2-3 महीने की छुट्टी लेकर ना अपनी बेटियों को लेकर पाकिस्तान आ जाओ। कहती मेरी उस वक्त पैदाइश नहीं हुई थी। कहती अम्मा अब्बा मेरी तीनों बहनों को लेके पाकिस्तान चले गए, और वहाँ पर पाकिस्तान में मेरी ताई के यहाँ चौथा बेटा पैदा हुआ। तो मेरे ताया ने हुक्म दिया मेरे अब्बा को कि इसको अपना बेटा बनाकर ले जाओ, और अगर इन 3 बेटियों के बाद भी बेटी होती है तो वो बेटी जो है ना वो इससे ब्याह दी जाएगी। अब्बा इनकार कहाँ करते, ले आए। अब दोस्तों ये 90s का वो दौर है कि जब डीएनए नहीं होता और डॉक्यूमेंट्स उस तरह से चेकिंग, अब तो डीएनए हो जाता है ना, अब तो पता लग जाता किसके कितने बच्चे हैं और हैं भी कि नहीं। कहती उस वक्त ये वाला मामला नहीं था, और उस दौर में बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को 80s के अंदर या उससे पहले अपनी औलाद बनाकर सेटल करवाया था। तो जी बेटे साहब आ गए वहाँ उनके साथ, और ताया का ये ऑर्डर आ गया कि ये जो तुम्हारी पहली 3 बेटियां हैं ना, ये मेरी तीनों मेरी बहू हैं, तुमने परेशान नहीं होना इनके रिश्तों से। कहती मेरी वालदा मुझे बताती है कि जब ताया ने ये ऑर्डर किया तो मेरी वालदा ने मेरे वाले साहब से कहा कि देखें ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब वो जो बच्चा जो लेकर गए तो उसका नाम कासिम रखा था इन्होंने, कि कासिम को भी हम बेटी देंगे, मतलब 4 की 4 बेटियां घर में देना हिमाकत है। तो उन्होंने मेरे अब्बा ने बड़ा डांटा मेरी अम्मा को, और उनकी कुटैस कर दी इस बात पे। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मोहसिन है, वो जो कहेगा वही होगा, मैं जो कुछ हूँ अपने भाई की वजह से हूँ। तो मेरी अम्मा की तो खैर ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद एक बहन पैदा हुई, और उसके बाद सौलत कहती है मैं पैदा हुई। कहती सारी बहनें दीनी तालीम दी गई और उनको बिल्कुल मशरक़ी माहौल दिया गया। हम वहाँ पढ़ते भी रहे, पढ़ने के साथ साथ उनको उस तरह से उनकी तरबियत की गई जैसे वो पाकिस्तान में रहती है। कहती उनका उठना बैठना, उनको पंजाबी उर्दू भी सिखाई गई, जर्मन लैंग्वेज भी वो बोलती थी। और जब तीनों बेटियां, कहती मेरी तीनों बहनें जब यूनिवर्सिटी में पहुंची तो कासिम ने कहा कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ उससे मिलने। अब्बा ने ये बात अमजद ताया को बताई। कहती कि उस वक्त तक कासिम को नहीं पता था कि ये सारी बहनें इसकी सगी बहनें नहीं हैं, और उसने जिस तरह बाप से डील करते वैसी डील की, और वो पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मेरे माँ को भी मजबूरन आना पड़ा। वो जाके उस लड़की से मिले, उनको वो लड़की पसंद नहीं आई। अमजद ताया को लेकर गए, उनको भी वो लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन कासिम साहब अड़ गए। अब वहाँ किसी ने कासिम साहब को ये बता दिया कि तुम्हारे अब्बा जो हैं हकीकी बाप वो अमजद साहब हैं, मतलब ताया अब्बा का बेटा है वो। तो वो जो रही बची कुची जो थोड़ी सी वो इज़्ज़त अब्बा की करता था उसने वो भी छोड़ दी। अपनी मर्ज़ी से आना, 2-4 घंटे बैठना, अपनी मर्ज़ी के पैसे लेने, अब्बा से छीनने और बदतमीज़ी करनी, चले जाना। लेकिन कभी भी अब्बा ने कासिम को कुछ नहीं कहा, ना डांटा। और मेरी अम्मा भी अगर कुछ कहती थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने पाला था, वो डरता भी था मेरी माँ से, लेकिन अब्बा मना कर देते थे। और अल्टीमेटली कासिम साहब ने शोर मचा दिया, जी मैंने शादी करनी है, मैंने शादी करनी है। और पाकिस्तान आए, जाके उनके गांव गए, उस लड़की से इनकी कोई दोस्ती हुई थी फेसबुक के ऊपर, और कासिम की शादी कर दी गई। अब्बा ने बड़े पैसे लगाए और बड़ी आला दर्जे की शादी हुई, और कासिम साहब अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। वो अपनी बेगम साहबा को जब लेकर आए उधर जर्मनी, तो वहाँ एक इलाका है जर्मनी का, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहरहाल वो वहाँ जाकर सेटल हो गए अपनी बीवी को लेके। और अब ये 5 बहनें अपने बाप के साथ रह रही थी। तो ताया अब्बू का हुक्म आया जी कि तुम अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान आओ। अब्बा जान ने कहती फ़ौरन टिकटें कराई, हम पाकिस्तान पहुंच गए। कहती मैं उस वक्त तक बड़ी हो चुकी थी, मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी, और मैं सारे चीज़ों को जज भी कर रही थी। और मेरी अम्मी से दोस्ती होने की वजह से मेरी पैदाइश से पहले की चीज़ें मेरी अम्मा मुझसे डिस्कस किया करती थी, बड़े डरते हुए अकेले में रात के वक्त। कहती हम पाकिस्तान पहुँचे तो
ताया ने मेरी अम्मी को बिठाया, अब्बा को बिठाया और कहा कि तुम्हारी तीनों बेटियां, मैंने कहा था मेरी हैं, तो ये जिस तरह रिस्पेक्टिवली बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, तो मेरे जो तीनों बेटे इनसे इन तीनों की शादी होगी। अब्बा ने कहा ठीक है भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। सहूलत कहती है मेरा दिमाग घूम गया कि ये कौन सा तरीका है, यूरोप की पली हुई बच्चियाँ हैं। कहती रात को मेरी जब अपनी बहनों से बात हुई है तो वो तो रो रही थी और वो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो अब्बा ने कह दिया कि नहीं जी शादी तो यहीं होगी। कहती मैंने अम्मी से जाके कहा कि तीनों बहनें रो रही हैं, तो अब्बा से कहें कि नज़र सानी करें, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, अमजद ताया का एहसान है और ये एहसान ऐसे ही उतर सकता कि मैं उनके आगे उफ तक नहीं करूँगा। खैर जी, वो उनकी मंगनियाँ कर दी गई। कहती जब मंगनी हुई तो मेरी जो बड़ी बहन है उसका कद अच्छा खासा था और जो मेरे ताया का बड़ा बेटा था उसका कद छोटा था, जबकि मेरी सेकंड बहन का कद छोटा था और उनका जो सेकंड बेटा था ताया का उसका कद बड़ा था। तो अम्मी ने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि ये 7 जोड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, तो बड़े बेटे की मंझली बेटी से और मंझले बेटे की बड़ी बेटी के साथ निस्बत तय कर दे। तो अब्बा ने कहा हरगिज़ नहीं हो सकता, लेकिन जब अम्मा ने ये बात की तो ताया और ताई ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें कद की पड़ी हुई है, हमने इतने अच्छे बच्चे पाले हैं और तुम्हें तो ऐसे रिश्ते मिलने नहीं हैं कहीं ज़िंदगी में। दोस्तों बड़ी अजीब बात है कि 3 बहनों की शादियां एक ही घर में एक ऑर्डर के ऊपर 3 पाकिस्तान के लड़कों से कर दी जाएंगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं। काम बहुत अच्छा है उनका, बार्बर का काम जानते हैं, अच्छी दुकान है उनकी, इनकम अच्छी है पाकिस्तान में, लेकिन ताया का हुक्म है कि इनको वहाँ जाके सेटल करवाना है। अब जी उन्होंने ताया का हुक्म माना और उन तीनों की शादियाँ की गई, निकाह हुए और शादी के ऊपर जितना ख़र्चा हुआ सारा साकिब साहब ने यानी सहूलत के वालिद ने किया और 1 रुपया तायबा के शादी के ऊपर और इन शादी के दौरान जितने खर्चे हुए उस पर नहीं लगा और बड़ी धूमधाम से शादियाँ हुई। कहती मेरी तीनों बहनें जब तक पाकिस्तान में रहीं रोती रहीं, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स बने मेरे बहनोइयों के और हम जब जर्मनी आ गए तो मेरी तीनों बहनों ने एक हल्की सी बगावत की कोशिश की। तीनों ने आपस में फ़ैसला किया, मैंने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब अब्बा के सामने गए तो ठुस हो गई और वहाँ मैं फंस गई बात करके। और अब्बा ने मुझे कहा कि तुम फसादी हो और तुमने इनके दिमाग में ये सारी बातें डाली हैं, नहीं तो मेरी बच्चियाँ ऐसी नहीं हैं। कहती मेरी बहनों ने सरेंडर कर दिया। 1.5-2 साल के अंदर मेरे तीनों बहनोई जर्मनी आ गए। अब्बा ने उनको भी काम में अपने साथ पहले खड़ा किया, काम सिखाया, काम तो वो सीखे हुए थे और उसके बाद उनको भी अलग अलग कारोबार करा दिए गए। कहती है मेरे तीनों बहनोई शदीद किस्म के झगड़ालू, राई का पहाड़ बनाने वाले और हर बात पे एतराज़ करने वाले। मेरी तीनों बहनें जर्मनी में पढ़ी लिखी जवान हुई, वहाँ की ब्रॉटअप, और वो ऐसे गुजारा कर रही थी उनके साथ कि जिस तरह लावारिस बच्चियों को ब्याह दिया जाता है ना किसी दूर दराज इलाके में, बड़े पसमानदा इलाके में, और फिर वो अपने शौहर का हर जुल्म सहती हैं। और अब्बा का कहना ये था कि औरत का काम तो सहना है और मर्द जो कहे वो उसका मिजाजी खुदा है और औरत को ये बात माननी चाहिए। कहती मैंने अम्मी से बड़ी रिक्वेस्ट की और अम्मी ने बड़ी हौसला करके ताया अमजद को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई कि बच्चे हम यहाँ ले आए हैं, इनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, इनके बिज़नेस करवा दिए, लेकिन इनसे कहें खुदारा मेरी बेटियों के लिए थोड़ी सी रियायत करें। तो अमजद ताया ने ना सिर्फ मेरी माँ को डांटा, मेरे अब्बा से कह के मेरी वालदा की कुटैस करवाई और अपने बेटों को हुक्म दे दिया कि रात को जब ये सोने लगे उससे पहले आधा घंटा ये तुम्हारी जब तक टांगे ना दबाएं इनको सोने नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं। कहती मेरी बहनें ये करती रहीं। कहती उसके बाद मेरी जो तीसरी बहन थी वो ये सब कुछ देख रही थी। उसने जिस इलाके में वो एक हॉस्टल में पढ़ रही थी वहाँ उसको एक अरबी था वहाँ का, फ़लस्तीन का, उसका क्लास फेलो भी था, उसके साथ उसकी कहीं दोस्ती हुई, उनकी लाइकिंग हुई, उसने अम्मी अब्बा से बात की। अम्मी ने तो खैर सपोर्ट करना था, खामोश हो गई। अब्बा ने तो तूफ़ान खड़ा कर दिया और तूमार बना दिया। कहती मेरी बहन वो थोड़ी सी ज़रा और तरह की थी, उसने कहा जी मैंने अपनी तीनों बहनों का अंजाम देख लिया है, खुदा हाफिज़।
कहती उसने कपड़े उठाए और वो अब्बा को अम्मी को छोड़ के चली गई और उसने उस फ़लस्तीनी से शादी कर ली। कहती ये मामला हो गया। अब कहती मेरी बारी थी और मैं परेशान थी कि ये मेरी तरफ आएंगे और मैं इंतज़ार में थी कि उस अदालत से ताया जान की क्या फ़ैसला आता है मेरी ज़ात के लिए। कहती जब मैंने जॉब शुरू की इंजीनियरिंग के बाद तो 1 साल के बाद मेरे ताया ने कॉल की और उन्होंने कहा जी कि सौलत की जो शादी है मेरे साले साहब के बेटे से होगी। कहती इफ्तिखार भाई उसके बाजू का कोई मसला है, एक बाजू उसका बड़ा एक छोटा है और दूसरी बात यह है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और नहायत झगड़ालू और सड़ू किस्म का वो शख्स है। कहती मैं बचपन से उसको देख रही हूँ। कहती उम्र तो उसकी 35-34 के करीब है, काम कोई वो करता नहीं, उसको हुनर कोई नहीं आता। तो ताया जी का हुक्म आ गया जी अब्बा को, उन्होंने अम्मी को बताया, अम्मी ने मुझे बताया और मैंने तो सुनते ही कहा, मैंने कहा अम्मी देख लें ये बड़ी ज़्यादती है कि एक एहसान जो ताया ने अब्बा पे किया था, हम 3 बहनें उसकी भेंट चढ़ चुकी हैं, एक आपसे बगावत करके चली गई है, तो खुदारा उनसे कहें अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करें और मुझ पर रहम करें और बेशक अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी करें, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुनासिब शक्ल और मुनासिब तालीम वाला कोई होना चाहिए, कम से कम ताया की हर बात तो ना माने। मेरी अम्मी ने बड़े तरीके सलीके से इसलिए भी बात की और अब्बा ने सुन भी इसलिए ली कि एक बहन मेरी सादिया उसका नाम था, वो अपनी मर्ज़ी कर गई थी और बगावत कर गई थी इस निज़ाम के साथ और अब्बा उसकी शक्ल भी देखने के कायल नहीं थे। तो अम्मी ने जाके कहती अब्बा से बात की तो अब्बा ने अम्मी की कुटैस कर दी जी और उसके बाद उन्होंने ताया को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और हम आके इसकी मंगनी करेंगे। कहती मैंने बड़ी रोई, बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन ज़बरदस्ती में हम तीनों पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद ताया के साले साहब के बेटे को सजाब बना के तैयार करके लाया गया और मेरी उससे मंगनी कर दी गई। मंगनी के बाद हम लोग जर्मनी वापस आ गए और इरादा ये था कि 1 साल के बाद हम निकाह करेंगे। कहती जब हम जर्मनी आ गए तो मुझे तो और आग लग गई। कहती जो मैं वहाँ देख के आई थी, जो चीज़ें थी, और उसने मेरा नंबर भी ले लिया था। अब कहती वो शख्स जिससे मेरी शादी होनी है और मजीद उसका नाम है, कहती है मजीद जो है वो मुझे फ़ोन करता है और फ़ोन करके वो ये पूछता है तुम कहाँ हो, तुमने आज क्या खाया था, तुम किससे बात कर रही थी, तुम्हारे ऑफिस में मर्द कितने हैं, तुम अपनी ड्यूटी ऐसी जगह पे लगवाओ जॉब जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, और तुमने यहाँ के लोगों से बात नहीं करनी, मर्दों के साथ बात नहीं करनी, तुमने अबाया लेना। कहती मैंने अबाया लेना शुरू कर दिया। और एक उसकी बड़ी भयानक आदत है, कहती वो ये है कि मुझे 24 घंटे अपना मोबाइल ऑन रखना है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बात करूँ ना करूँ, लेकिन वो कहता है मुझे वीडियो के ऊपर मेरे साथ मौजूद रहो। कहती इफ्तिखार भाई मुझे बताएं कि एक लड़की ठीक है, कहती मेरे माँ बाप ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हमें पाकिस्तान से जोड़ के रखा, यहाँ पर लाते रहे और हमने पंजाबी भी सीखी, हमने उर्दू भी सीखी, हमने जर्मन भी सीखी, हमने यहाँ की रैतल बैतल को छोड़ा नहीं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 24 घंटे जब तक सो ना जाओ, वो कहता तुम सो जाओ मैं खुद ही काट दूंगा कॉल। अब इस किस्म के ज़हनी मरीज़ के साथ मेरी मंगनी कर दी गई है और आगे अब मेरी शादी होगी। मेरी तीनों बहनें तकरीबन गूंगी हो चुकी हैं, वो सिस्कियाँ लेती हैं, सिसकती हैं, वो हमसे मिलवाना चाहेंगे तो मिलेंगी। कहती जर्मनी में रहते हुए कुछ फासले पे उनके घर हैं, पैदल का जिसको हम कहते हैं ना स्टोन थ्रो, कि जहाँ पत्थर चला जाए इतनी करीब रहती हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आएंगी। जब ताई अम्मा हुक्म देंगी पाकिस्तान से या ताया, तब वो हमारे घर आएंगी और जितने बजे तक का वक्त दिया जाएगा उतने घंटे रुकेंगी और उसके बाद वापस चली जाएंगी। कहती इफ्तिखार भाई ये सारा मामला चल रहा था। कहती एक दिन एक हमारे इंडियन है और कहती है भी वो हिंदू है और बड़ा अच्छा हमारा एक अफसर है वो और सीनियर इंजीनियर है। कहती वो आया और उससे वो डिस्कस कर रहा था। अब क्योंकि इसने कह रखा था कि ऑन रखना, कह रही मैंने मतलब वो जो दराज सी होती है उसमें मैंने कैमरा ऑन कर रखा था। कहता जी अगर स्क्रीन नज़र नहीं आती तो मुझे कम से कम ऑडियो आनी चाहिए।
कहती उसमें ऑन था और वो बातें कर रहा था और गुफ्तगू होती रही। उसने मुझसे सिर्फ ये पूछा, उसने कहा जी आपकी कोई एंगेजमेंट या शादी हो गई? तो मैंने कहा हाँ जी मेरी एंगेजमेंट हो गई है और पाकिस्तान में। तो कहती उसने मुझसे पूछा कि दिनेश, उसका नाम था, ना कहा दिनेश ने कहा कि बड़ी बात है कि तुम्हारा हमारा कल्चर सेम है, हमारी बच्चियां भी इंडियन भी अपने बाप के कहने पे यहाँ रहने के बावजूद पाकिस्तान में हिंदुस्तान में शादियाँ करती हैं और ये कल्चर बहुत अच्छा है। कहती इफ्तिखार भाई उस सारी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल एतराज़ हो। और दिनेश जो है वो शादीशुदा हैं, उनकी बेगम साहिबा से मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं और हम इनको जो पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेशी, फ़िलिपीनी, बंगाली और इंडियंस और पाकिस्तानी मिल के रहते हैं, ये अपने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कहती कि हम अपने इनको कहते भी हैं और अपना समझते भी हैं। तो कहती हमारी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है वहाँ मनाहिम के अंदर। कहती जब वो उसने जब हो गया और वो चले गए दिनेश साहब, तो उसने बोलना शुरू कर दिया, तुम फ्रैक हो रही थी, तुम मुझसे शादी की बात करी। मैंने कहा मैंने शादी की बात नहीं की, उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, वहाँ से बात शुरू हुई थी। तो कहता नहीं जी मुझे तो लगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। कहती इफ्तिखार भाई मुझे बताएं कि एक शख्स जो इतना वहमी, इतना पागल, इतना शकी है कि 24 घंटे मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है और अब वो मेरी करैक्टर असैसिनेशन भी कर रहा है, मुझे बताएं मैं उससे शादी नहीं करने के मूड में, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। लेकिन मैं अपने बाप से बगावत नहीं करना चाहती, मैं अपने बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि एक बहन पहले एक काम कर गई और अब्बा को मैंने रोते भी देखा है। मैं अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं लाना चाहती, मैं क्या करूं? मैंने कहा सौलत बेटा, जो कहानी आपने सुनाई है उसको सुनने के बाद आपकी बहन ने तो बिल्कुल ठीक किया और उसने शादी कर ली है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ही राज़ी नहीं हैं तो आप ये निकाह क्यों करेंगी? कहती अब्बा कह रहे हैं, ताया कह रहे हैं। मैंने कहा आप करना चाहती हैं? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझसे क्यों पूछनी है? मुझसे फ़ैसला ना लें, जो आपका दिल चाह रहा है वो करें। तो उसने एक और बात कर दी, उसने कहा जी इस तरह से मैं कहीं नाफरमान तो नहीं कहलाऊँगी, बेअदबी तो नहीं हो जाएगी वालिदैन की? तो मैंने कहा बेटा पहली तो बात यह, निकाह के लिए तो राज़ी होना तो बहुत ज़रूरी है, तो आप राज़ी तो हैं ही नहीं। लेकिन फिर भी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं अपनी राय दें, क्या सौलत को उस अहमक जाहिल शकी से शादी करनी चाहिए या नहीं? लेकिन मैं गुजारिश करूँगा अगर दीन के कोई आलिम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ज़रूर सौलत को बताएं। सौलत ये कहती है कि मैं दिल से इसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं बगावत इसलिए नहीं करना चाहती कि कहीं मुझसे नाफरमानी ना हो जाए और मैं नाफरमानों में शुमार ना किया जाए मेरा। दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना उसको कह सका कि बेटा निकाह के लिए ज़रूरी है राज़ी होना लड़की का, कि वो दिल से राज़ी हो। वही तो खैर हम सब जानते हैं कि लड़की की हाँ के बगैर तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन लड़की दिल से राज़ी नहीं है। अपने बाप का वो एहसान जो उसके बाप ने अपने बड़े भाई से लिया था, जिसकी भेंट 3 बेटियां चढ़ चुकी हैं, चौथी घर छोड़ के चली गई है, ये 5वीं सौलत जो है ये अब सिर्फ इस खौफ से कि मैं नाफरमान ना कहलाऊँ, वो अभी तक तज़ब्ज़ब का शिकार है। वो कहती है मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई है, कहती मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाहता, कहती मेरी प्रोग्रेस 40% रह गई है ऑफिस के अंदर। कहती मैं हमेशा एनर्जी के हवाले से, काम के हवाले से मुझे हमेशा तारीफ़ी लेटर्स मिलते थे और इंसेंटिव्स मिलते थे। कहती अब सूरत हाल ये है कि 40% मेरी कारकर्दगी रह गई है और अगर मैं इसी तरह मुतासिर रही, क्योंकि मैं परेशान हूँ इस रिश्ते की वजह से जो कि अब ये शादी की डेट अनकरीब रखने वाले हैं, और मैं क्या करूँगी अगर मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती की मेरे साथ और मेरे में ये जुर्रत आ चुकी है कि मैं अब्बा के सामने खड़ी हो जाऊँ, इनकार कर दूँ अपने हक़ के लिए, लेकिन फिर खौफ खुदा आता है कि मुझे नाफरमानों में शुमार ना किया जाए। तो दोस्तों आप ज़रूर मशवरा दें कि सौलत को क्या करना चाहिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। लेकिन मैं उन माँ बाप से गुजारिश करूँगा, उन तमाम लोगों से जो एहसान लेते हैं कि भाई एहसान आप लेते हैं आप उतारा करें, और एहसान के बदले औलाद की कुर्बानी तो कोई बेहतर नेमुल बदल नहीं है। और वो लोग जो एहसान कर दें अमजद साहब की तरह, उनसे भी गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के, खुदा का वास्ता है मतलब अगले पे एहसान करके उसकी जान ना निकाल लें। अगर आपने जितना एहसान किया है उतना ही उसका बदले की तवक्को रखें।
इस तरह से 3 बेटियों को पहले बर्बाद करवा के, पढ़ी लिखी बच्चियों को अनपढ़ बच्चों के साथ ब्याह के और उनकी ज़िंदगी तबाह करवाने के बाद, एक बच्ची को बगावत पे आमादा करने के बाद अब आप 5वीं बच्ची को भी बगावत पर आमादा कर रहे हैं। खुदारा अगर एहसान करें तो अल्लाह के लिए किया करें, और जो एहसान अल्लाह के लिए किया जाता है उसका बदला नहीं लिया जाता। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।